है नाइट्रोजन सोर्सेस। नाइट्रोजन सोर्सेस में क्या है कि मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स कैन यूटिलाइज बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सोर्सेस। सो तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्सेस भी यूज़ करते हैं। सो द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से है, तो अमोनियम सॉल्ट, ओके। सो ऑफन अमोनियम सल्फेट एंड डायमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और अमोनिया, ये क्या है, मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्सेस है। सो द अमोनिया कैन बी यूज टू एडजस्ट द पीएच ऑफ द फर्मेंटेशन। हम अमोनिया एज अ पीएच एडजस्टमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सोर्सेस में क्या क्या है, तो सम अमीनो एसिड्स, प्रोटीन एंड यूरियास। सो द नाइट्रोजन इज often supplied in crude forms that are essentially byproduct of other industries such as corn strip liquor, yeast extract, peptone and soya mills। मतलब ये जो नाइट्रोजन सोर्स है ये हम क्रूड फॉर्म्स में इसेंशियली यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत से अदर इंडस्ट्रीज़ का क्या है, बाय प्रोडक्ट है। सो उसमें फर्स्ट क्या है कि कॉर्न स्ट्रिप लिक्वर, it is a water extract byproduct resulting from the stripping of corn during the commercial production of corn starch, gluten and other corn product. The use is when strip waters are concentrated to 50% solid and known as a corn strip liquor। ये corn strip liquor क्या होता है कि एक प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है जो भी स्ट्रिपिंग ऑफ कॉर्न है उसका, ओके। सो जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है कॉर्न स्टार्च का, ग्लूटेन का या फिर कॉर्न प्रोडक्ट का, उससे बाय प्रोडक्ट क्या है, हमारा कॉर्न स्ट्रिप लिक्वर, और ये हम नाइट्रोजन सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो सम कॉर्न स्ट्रिप लिक्वर, ये जो कॉर्न स्ट्रिप लिक्वर है समटाइम्स हम इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं अदर लिक्वर से, सच एज यहाँ पे क्या है कि सम पोटैटो स्टार्च प्रोडक्शन, ये जो पोटैटो स्टार्च प्रोडक्शन से बाय प्रोडक्ट बनता है वो लिक्वर हम एज अ नाइट्रोजन सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ईस्ट, हम ईस्ट एज अ नाइट्रोजन सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो द ईस्ट एक्सट्रैक्ट हम नाइट्रोजन सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। द ईस्ट एक्सट्रैक्ट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वेस्ट बेकर्स एंड ब्रीवर्स ईस्ट और अदर स्ट्रेन ऑफ सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ये जो सैक्रोमाइसिस सर्विसी की स्ट्रेन से उनसे हम ईस्ट एक्सट्रैक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें है कि उसमें अल्टरनेट सोर्स क्या है कि के फ्रेजाइलिस ग्रोन ऑन वे एंड कैंडिडा यूटिलिस कल्टिवेटेड यूजिंग इथेनॉल और वेस्ट फ्रॉम wood and paper processing. Those extract used in the formulation of fermentation media are normally salt-free concentrates of soluble components of hydrolyzed yeast। ये जो ईस्ट है ये क्या करते हैं, हम इसे हाइड्रोलाइज करते हैं बाय ऑटोलाइसिस से, ओके। सो यूजिंग द सेल्स एंडोजेनस एंजाइम, ये जो सेल का एंडोजेनस एंजाइम होता है उससे हम क्या करते हैं, उसे हाइड्रोलाइज करते हैं। और यूजुअली इट इज़ विदाउट द नीड ऑफ फॉर एडिशनल हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हमें इसके लिए कुछ एडिशनल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो द ऑटोलाइसिस कैन बी इनिशिएटेड बाय टेम्परेचर और द ऑस्मोटिक शॉक causing cells to die but without inactivating their enzymes। ऑटोलाइसिस हम कैसे करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर वेरी करके या फिर ऑस्मोटिक शॉक से, ओके। इससे क्या होती है, सेल डाई होती है बट उनका जो एंजाइम्स होता है वो एक्टिवेटेड ही रहता है। सो द टेम्परेचर एंड pH आर कंट्रोल थ्रू आउट द इंश्योर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ विटामिन्स। हमें टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रखना पड़ता है क्योंकि उसमें कुछ विटामिन्स भी होते हैं सो तो उनका लॉस नहीं होना चाहिए इसलिए। So the autolysis is performed at 50 to 55 degrees Celsius for several hours before the temperature is rise to 75 degrees Celsius to inactivate the enzymes, okay। So the उसके बाद है पेप्टोन्स, पेप्टोन एज अ नाइट्रोजन सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो द पेप्टोन क्या है, पेप्टोन्स इज
एक्सपेंसिव फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। पेप्टोन ये जो है वो क्या है, एक्सपेंसिव होता है जब हम इसे लार्ज स्केल में यूज़ करना पड़ता है तब। सो दे आर प्रिपेयर बाय एसिड और एंजाइम हाइड्रोलिसिस ऑफ हाई प्रोटीन मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल मीट, केसिन, जिलेटिन, केराटिन, पीनट्स, सोया मिल or cotton seeds etc. So their amino acid composition vary depending upon the original protein sources. For example यहाँ पे पेप्टोन्स जो है ये फ्रॉम प्लांट सोर्सेज इनवेरिएबली कंटेंट रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या है कि जिलेटिन डिराइव्ड पेप्टोन्स आर रिच इन प्रोलिन एंड hydroxyproline. Okay, so but they are almost devoid of sulfur containing amino acids, जबकि फॉर एग्जांपल केराटिन पेप्टोन जो है उसमें क्या है, बोथ प्रोलिन एंड केसिन वर्ड्स केसिन सिस्टीन है, प्रोलिन एंड सिस्टीन ज़्यादा अमाउंट में है, बट इसमें लैक क्या है, लाइसिन अमीनो एसिड्स इसमें लैक है। ओके, सो उसके बाद है सोयाबीन मील। द रेसिड्यूज रिमेनिंग आफ्टर सोयाबीन हैज़ बीन प्रोसीड टू एक्सट्रैक्ट द बल्क ऑफ देयर ऑयल आर composed of 50% protein, 8% non-protein nitrogenous compounds, 30% carbohydrates and 1% oil. So this soybean meal, मतलब after soybean formation the remaining residue is used as a nitrogen source. This is the soybean meal. वो मोस्ट ऑफ यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो एंटीबायोटिक फर्मेंटेशन के लिए। ओके, तो उसके बाद है वाटर ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर इन द मीडिया। उसमें क्या है कि ऑल फर्मेंटेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड वाटर except solid substrate fermentation. Okay, so in many cases it is also provides trace elements. जब हम वाटर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो नॉट ओनली इट वाटर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल मीडिया बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एंसिलरी इक्विपमेंट एंड क्लीनिंग। मतलब ये एज अ मीडिया का एक बड़ा कंपोनेंट है। उसके अलावा ये मोस्ट ऑफ क्लीनिंग में भी या फिर एंसिलरी इक्विपमेंट में भी यूज़ की जाते हैं। सो द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्लीन वाटर एंड कंसिस्टेंट कंपोजिशन इज़ देयरफॉर इसेंशियल। जबकि हम इसे क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो कंपोजिशन है वो हमें पता होना चाहिए या फिर वो कैसा होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। सो बिफोर द removal of suspended solids, colloids and the microorganisms is usually required. मतलब ये जो हम वाटर यूज़ करते हैं ये यूज़ करने से पहले हमें स्टेरिलाइज करने पड़ता है। उसमें से जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स है, कोलाइड्स है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको रिमूव करना पड़ता है। व्हेन वाटर इज सप्लाई इज हार्ड इट इज़ ट्रीटेड टू रिमूव सॉल्ट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। आयरन एंड क्लोरीन ऑल्सो रिक्वायर्ड रिमूवल। आयरन एंड क्लोरीन भी इससे रिमूव करना पड़ता है। फॉर सम फर्मेंटेशन नोटेबल प्लांट एंड एनिमल सेल कल्चर द वाटर मस्ट बी हाईली प्यूरिफाइड। जब हम एनिमल एंड प्लांट कल्चर करते हैं तो उसके लिए हमें वाटर कैसा चाहिए, हाईली प्यूरिफाइड चाहिए। सो इट बिकम्स इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव। ओके, सो इसका इतना ज़्यादा प्यूरिफाइड होता है वाटर या फिर सेल कल्चर में इतना ज़्यादा प्यूरिफाइड लगता है तो ये क्या होती है, प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होती है। ओके, सो उसके बाद है सम मिनरल्स। मिनरल्स में क्या है, नॉर्मली मिनरल्स में कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, जिंक आर प्रेजेंट इन वाटर सप्लाईज एंड एज अ इम्प्योरिटीज इन अदर मीडिया इंग्रेडिएंट। ये क्या है, एक तो वाटर से मिलते हैं या फिर कुछ मीडिया के इंग्रेडिएंट से मिलते हैं जो कि सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज एज अ कंसिडर होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्न स्ट्रिप लिक्वर कंटेन
इसमें क्या होता है कि कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ सेटिस्फाइड द माइनर एंड ट्रेस मिनरल्स नीडेड, उसमें कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते। ओकेजनली द लेवल ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, potassium and chloride, sulfur ions are too low to fulfill requirement and there are added as a specific salts। अगर इनकी लेवल कैसे होती है, बहुत कम होती है, अगर ये मीडिया में चाहिए या फिर फर्मेंटेशन में चाहिए तो ये स्पेसिफिक सॉल्ट्स के फॉर्म में हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है विटामिन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स। Many bacteria can synthesize all necessary vitamins from the basic elements. For example, some bacteria, filamentous fungus, yeast, they must be added as a supplements to the fermentation media। ये जो भी विटामिन है वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो इसमें क्या है कि बैक्टीरिया, फिलामेंटस फंगी, ईस्ट, दे आर, इनके लिए क्या हम करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं या फिर प्रोवाइड करते हैं। तो द मोस्ट नेचुरल कार्बन एंड नाइट्रोजनस सोर्सेज ऑल्सो कंटेन एटलीस्ट सम ऑफ द रिक्वायर्ड विटामिन सच एज माइनर कंटेमिनेंट। एज माइनर कंटेमिनेंट के फॉर्म में इनमें कुछ विटामिन प्रेजेंट होते हैं। सो द नेसेसरी ग्रोथ फैक्टर जो भी है, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड्स आर एडेड आइदर इन प्योर फॉर्म और फॉर इकोनॉमिक रीजन आर एज अ लेस एक्सपेंसिव प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट। और जो ग्रोथ फैक्टर है वो हम एज अ प्योरीफाइड फॉर्म में उन्हें प्रोवाइड करते हैं या फिर जो भी प्लांट और एनिमल एक्सट्रैक्ट है उनके फॉर्म में वो यूज़ करते हैं। उसके बाद है सम प्रिकर्सर्स। अब प्रिकर्सर्स क्या होते हैं, फर्मेंटेशन मस्ट बी सप्लीमेंटेड विद स्पेसिफिक प्रिकर्सर्स नोटेबली फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। सो दे आर प्रोवाइडेड थ्रू क्रूड कॉर्न स्ट्रिप लिक्विड और बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ प्योर कंपाउंड। ये जो प्रिकर्सर्स है ये क्या, जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उनके प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है। सो ये एज अ कॉर्न स्ट्रिप लिक्विड के फॉर्म में भी या फिर क्रूड फॉर्म में ऐड किए जाते हैं या फिर डायरेक्टली ऐड प्योर फॉर्म में या फिर प्योर कंपाउंड ऐड किए जाते हैं। सो द प्रिकर्सर्स आर डिफाइंड एज अ सब्सटेंस added prior to or simultaneously with the fermentation which serve to increase the yield or quantity or the quality of product। जो भी हमारा ये क्या है, एक सब्सटेंस है जो हम ऐड करते हैं बाद में या फिर साइमल्टेनियसली फर्मेंटेशन प्रोसेस जब चालू है उस समय जो भी हमारा यील्ड है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ करने के लिए या फिर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू, ये क्या है, एनहांस करने के लिए। When they required, they are often added in a controlled quantities and in a relatively pure form। हम क्या करते हैं, इन्हें कुछ प्योर फॉर्म में या फिर रिलेटिवली जो भी अमाउंट में चाहिए उस अमाउंट में हम प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। इट इंक्लूड्स द फिनिल एसिटिक एसिड और फिनिल एसिटामाइड एडेड एज अ साइड चेन प्रिकर्सर इन पेनिसिलिन जी प्रोडक्शन। जब हम पेनिसिलिन जी का प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तब हम क्या करते हैं, प्रिकर्सर फिनिल एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। या फिर एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक कोबाल्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12। जब हमें विटामिन B12 का प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तब हम क्या करते हैं, कोबाल्ट यूज़ करते हैं। ओके, सो तो उसके बाद है सम इंड्यूसर्स एंड इलिसिटर्स। If the production formation is dependent upon the presence of a specific inducer, compound or a structural analog, it must be incorporated into the culture medium or added at a specific point during the fermentation। So इसमें जब भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो एक स्पेसिफिक इंड्यूसर कंपाउंड पे डिपेंड होता है तब हम क्या करते हैं, इसे मीडियम में ऐड करते हैं या फिर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट पे हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन में इसे यूज़ करते हैं। इन अ प्लांट सेल कल्चर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स सच एज फ्लेवोनॉइड्स एंड टर्पेनॉइड्स कैन बी ट्रिगर्ड बाय एडिंग इलिसिटर्स। सो इंड्यूसर्स आर ऑफन नेसेसरी इन फर्मेंटेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इंड्यूसर्स ये क्या है, एक नेसेसरी है फर्मेंटेशन प्रोसेस में जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। So this is the because the growth of
GMM can be impaired when the clone genes are switched on due to the extremely high levels of their transcription and translation. ये हम इंड्यूसर एंड इलिसिटर्स यूज़ करते हैं मीडिया में. ये भी एक क्या है, कंपोनेंट ऑफ मीडिया है. उसके बाद है कुछ इनहिबिटर्स. इनहिबिटर्स आर यूज टू डायरेक्ट और रीडायरेक्ट मेटाबॉलिज्म टूवर्ड्स द टारगेट प्रोडक्ट. इनहिबिटर्स हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें एक टारगेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चाहिए तब. इट रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स. हम इससे क्या कर सकते हैं कि कुछ अदर इंटरमीडिएट्स जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस के, उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ऑफ एन इनहिबिटर स्पेशली एम्प्लॉयड टू redirect metabolism is sodium bisulfate, which is used in the production of glycerol by Saccharomyces cerevisiae. ठीक है. तो उसके बाद है बफर्स. बफर्स क्या है? टू कंट्रोल द pH इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी टू बी अचीव्ड. जब हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए तब हमें क्या करना पड़ता है, pH जो है मीडिया का वो कंट्रोल में रखना पड़ता है. सो a compound is added to the medium to serve as specifically as a buffer or can also be used as a nutrient source. हम buffer as a, अगर कुछ कंपोनेंट हम या फिर कंपाउंड ऐड कर रहे हैं वो एक तो एज अ बफर भी यूज़ होगा या फिर न्यूट्रिएंट सोर्स भी यूज़ होगा. सो द मेनी मीडिया आर बफर एट अबाउट pH 7 बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करके हम अबाउट मीडिया का pH 7 तक रख सकते हैं. सो द बैलेंस यूज ऑफ द कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्सेज विल ऑल्सो फॉर्म अ बेसिस ऑफ बफर बेसिस फॉर pH कंट्रोल एज अ बफरिंग कैपेसिटी. मतलब हम कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्सेज का बैलेंस करके भी pH एज अ pH कंट्रोल में ला सकते हैं और ये एज अ बफरिंग कैपेसिटी होती है उसकी, या फिर ये एज अ बफर एक्ट होते हैं. सो इट कैन बी प्रोवाइड बाय प्रोटीन, पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड एंड सच एज इन कॉर्न स्ट्रिप लिक्वर. ओके. उसके बाद इस कुछ सेल परमेबिलिटी मॉडिफायर. जब हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर है तो उनके लिए हमें जो भी सेल है उसे ब्रेक डाउन करना पड़ता है. तब हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स डाल सकते हैं कि जो सेल की परमेबिलिटी इंक्रीज कर सके. तो यहाँ पे सब सेल परमेबिलिटी मॉडिफायर्स भी यूज़ किए जाते हैं. ओके. सो दिस कंपाउंड्स इंक्रीज सेल परमेबिलिटी बाय मॉडिफाइंग द सेल वॉल्स और मेम्ब्रेन, प्रोमोटिंग द रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट इनटू द फर्मेंटेशन मीडिया. जब हमें अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तब हमें क्या चाहिए, तो ऐसा कंपाउंड चाहिए कि जिससे सेल वॉल की परमेबिलिटी इंक्रीज हो और जो हमारे इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट है वो मीडिया में रिलीज हो. ओके. सो द कंपाउंड्स यूज फॉर दिस पर्पज इंक्लूड द पेनिसिलिन एंड सर्फेक्टेंट्स. इसमें क्या है, सम पेनिसिलिन एंड कुछ सर्फेक्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं. सो दे आर frequently added to amino acid fermentation, including processes for production of L-glutamic acid using members of genera Corynebacterium and Brevibacterium. ओके. सो ये क्या है, सेल परमेबिलिटी मॉडिफायर्स है. तो उसके बाद है एंटीफॉर्म एजेंट्स. जैसे कि हमने देखा एंटीफॉर्म कंट्रोल सिस्टम में कुछ एंटीफॉर्म एजेंट्स भी हमें ऐड करने पड़ते हैं. इसमें क्या है, कुछ कंपाउंड्स है एंटीफॉर्म एजेंट्स. ये जो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसमें हम एरिएशन एंड एजिटेशन जो होता है फर्मेंटेशन में, तो उसके वजह से क्या होता है कि ज़्यादा फोम फॉर्मेशन होता है. तो ज़्यादा फोम फॉर्मेशन से क्या होता है, एक तो ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हो सकते हैं. तो इसके लिए हम कुछ कंपाउंड्स यूज़ कर सकते हैं. ओके. तो उसमें कुछ ऑयल्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो इफ़ द अनकंट्रोल फोम ब्लॉक्स द एयर फिल्टर्स. जब फोम हो फर्मेंटेशन वेसल में, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो क्या होता है कि ब्लॉकेजेस होते हैं जो भी फिल्टर्स है उसमें, या फिर असेप्टिक कंडीशन से वो लूज़ हो जाती है. सो एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो पूरा एनवायरनमेंट भी अदर
कंटामिनेटेड हो जाते हैं. सो द मोस्ट important is the need to allow freeboard in fermenter to provide head space for the foam generation. सो इसमें क्या है कि 3 पॉसिबल अप्रोचेस है फॉर कंट्रोलिंग द फोम प्रोडक्शन. उसमें फर्स्ट क्या है, एक तो मॉडिफिकेशन ऑफ मीडियम कंपोजिशन या फिर यूज़ ऑफ मैकेनिकल फोम ब्रेकर्स, एंड थर्ड वन इज़ द एडिशन ऑफ मैकेनिकल एंटीफोम एजेंट्स. तो द केमिकल एंटीफोम एजेंट्स क्या होते हैं कि उससे they are surface active agents which reduce the surface tension that binds to the foam together and decrease the stability of foam bubbles. So the antifoam agents can be added before the start of the fermentation or during the fermentation process. तो उसमें क्या होता है कि कुछ सिस्टम सिंथेटिक और इनर्ट एंटीफोम एजेंट्स भी होते हैं. दे आर ऑल्सो नॉन टॉक्सिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ओके, सो ये क्या है कि दे आर नॉट मेटाबोलाइज बाय द माइक्रोब्स. जब हम एंटीफोम एजेंट्स ऐड करते तो ये क्या है, मेटाबोलाइट नहीं कर सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो दे आर कॉस्टली एंड देयर फोर देयर यूज इज़ लिमिटेड टू लेबोरेटरी स्केल और द पायलट स्केल फर्मेंटेशन. इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन कंपाउंड है, ये कैसे है, थोड़े कॉस्टली है, इसलिए वो पायलट स्केल में ही यूज़ कर सकते हैं या फिर यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ. उसके बाद है क्रूड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो ये क्या है, नेचुरल एंटीफोम एजेंट्स है. इनमें क्या क्या है, एनिमल एंड वेजिटेबल्स ऑयल्स होता है. ओके, सो द कॉर्न और या फिर सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, दे आर मोस्टली यूज. ये क्या है, कुछ नेचुरल एंटीफोम एजेंट्स है. सो दे कंटेन लॉन्ग चेन अल्कोहल लाइक octadecanol. Okay, so the mixture of oil and alcohol are effective in controlling foam formation. ये क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड अल्कोहल, ये क्या है, एक इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम है टू कंट्रोल द फोम फॉर्मेशन. दे आर नॉट इनर्ट, these are not inert and may be toxic if used in excess. अगर हम ये ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं तो ये कैसे हो सकते हैं, टॉक्सिक भी हो सकते हैं. सो द आइडियल एंटीफोम शुड बी हैव सम प्रॉपर्टीज लाइक इट इज़ रेडियली एंड रैपिडली डिस्पर्स थ्रू आउट द मीडियम विथ रैपिड एक्शन. ये कैसे होना चाहिए, रेडियली एंड रैपिडली डिस्पर्स होने चाहिए पूरे मीडियम में, और हाई एक्टिविटीज़ एट लो कॉन्सेंट्रेशन. इसकी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन में, और इसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए या फिर एक्शन प्रोलॉन्ग होनी चाहिए. एंड इट इज़ ऑल्सो, ये हमारे मीडिया के लिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए नॉन टॉक्सिक भी होने चाहिए. ओके, एंड ऑल्सो फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, एंड ऑल्सो इट कंटेन्स, और ये लो कॉस्ट एंड थर्मोस्टेबिलिटी भी होनी चाहिए इनमें, जो हम एंटीफोम एजेंट्स यूज़ करते हैं उनमें. ऑल्सो इनका हैंडलिंग जो है वो हजारडस नहीं होना चाहिए, और ये बायोडिग्रेडेबल भी होना चाहिए. ठीक है, सो ये क्या है, डिफरेंट एंटीफोम एजेंट्स एंड उनके कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़. ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखे और इस लेक्चर्स में भी देखे. सो ये क्या है, एक पूरा कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.